यहाँ से आपको पूरा मंदिर दिख रहा होगा। जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको। यहाँ पर रखे हैं तैरते हुए पत्थर। फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बेट द्वारका, लेकिन ये 10वां ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से। सो हे वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले अपलोड की थी। तो देखो यार, ऐसा कुछ तो था नहीं, लेकिन जो मेन रीज़न था ना वो था कोविड। क्योंकि आप सबको पता ही है कि कोविड की वजह से जो सेकंड लॉकडाउन लग गया था ना, तो हमारे सिटी में भी लॉकडाउन लगा हुआ था। और उस टाइम पे कोई भी ऐसा टूरिस्ट प्लेस था नहीं मेरे घर के आसपास की जहाँ पर मैं जा सकूँ और वीडियो शूट कर सकूँ। और दूसरे जो टूरिस्ट प्लेस रहते हैं जैसे ये बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेसेस, वो तो ऑलमोस्ट सारे बंद ही थे, इसीलिए वीडियो नहीं आ रहा था और मैं आपको कोई फालतू कंटेंट देना नहीं चाह रहा था। एनीवेज, तो अब हम आज के हमारी इस वीडियो पे फोकस करते हैं। तो देखो, सुबह हम लोग, जैसे कि मैंने बताया, हम द्वारका पहुंच चुके थे। उसके बाद मैं अपने होटल पे पहुंच के फ्रेश होके डायरेक्टली गया था मंदिर में दर्शन करने के लिए। मेरे होटल से मंदिर का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 500 मीटर के आसपास रहता है। तो मैं मंदिर में दर्शन करके वापस आया। उसके बाद अपने दिन शुरू कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों के साथ, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन, कैमरा, ऐसा कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपका गैजेट्स होगा वो अलाउ नहीं है। तो आप सिंपली होटल में रख के जा सकते हो। अदरवाइज़ मंदिर के बाहर के साइड पे ही एक लॉकर रूम बना हुआ है, तो आप वहाँ भी रख सकते हो। और आपके जो जूते रहेंगे ना, वो भी उसके बाजू में ही रहेंगे। जूता अगर बना हुआ है तो आप अपने जूते भी वहाँ पर रख सकते हो। तो लॉकर रूम में अपना सामान छोड़ने से अच्छा मैंने समझा कि अपना सामान जो है अपने होटल में ही रख के जाते हैं, क्योंकि 500 मीटर के डिस्टेंस पर था द्वारकाधीश का टेम्पल। तो इसीलिए मैं अपने होटल पे सामान रख के गया था दर्शन करने के लिए। सो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा कि देखो, अगर आप एक कोविड के टाइम पे यहाँ पर आ रहे हो, मतलब समझ लो कि अभी मैं जून के एंड में यहाँ पर आया हुआ, द्वारिका में जून के एंड में मैं यहाँ पर आया हुआ, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम के आसपास में कभी भी यहाँ पर आते हो तो देखो, गूगल पे द्वारकाधीश टेम्पल आपको क्लोज दिखाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो टूरिस्ट के लिए ओपन है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, टूरिस्ट के लिए जो द्वारकाधीश का टेम्पल है ना, वो सुबह 9:15 को शुरू होता है। तो अगर आप इस टाइम पे द्वारका आ रहे हो तो इस बात का ध्यान में ज़रूर रखना कि टूरिस्ट के लिए वो मंदिर 9:15 को सुबह ओपन होता है। उसके पहले आप जाओगे, तो मैं आधा घंटा पहले पहुंच गया था तो मंदिर ओपन नहीं था, तो मुझे आधा घंटा वहाँ पर वेट करना पड़ा। उसके बाद मैं मंदिर में एंटर कर पाया। तो 9:15 बजे सुबह ओपन होता है अभी के लिए द्वारकाधीश टेम्पल, ठीक है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और मैं आपको सबसे पहले वापस द्वारकाधीश टेम्पल लेके चलता हूँ। और मतलब अंदर, मंदिर के अंदर तो मैं आपको नहीं ले जा सकता कैमरा लेके, लेकिन बाहर से थोड़ा शूट करके आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में द्वारकाधीश टेम्पल है कैसा, जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग द्वारिका में स्टे के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप द्वारिका आ रहे हो तो आपको कौन सी होटल में स्टे लेना है। तो देखो, इस बार मैं रुका था होटल गुरु कृपा में। तो मैं तो सिंपल यही बोलना चाहूँगा कि ये होटल वाले अगर आपको मुफ्त में भी कमरा ऑफर कर रहे हैं ना, फिर भी यहाँ पर मत जाओ, इतनी ज़्यादा घटिया होटल है ये। तो देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप द्वारिका में आ रहे हो तो होटल रुद्र प्लाजा और होटल दामजी, ये 2 सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन रहेंगे मेरी तरफ से। जो भी मैंने आपको दिखाया वो था द्वारिकाधीश मंदिर वाला चौक, और उससे सीधा आगे जाओगे तो डायरेक्टली आ जाएगा द्वारिकाधीश का मंदिर। ये देख लो, सामने जो आपको दिख रहा है ना, वो है द्वारिकाधीश का मंदिर। और यहाँ पर आपको अपना सामान रखना है। ये यहाँ का लॉकर रूम, ये देख लो, यहाँ से आपको पूरा मंदिर दिख रहा होगा। और ये बेसिकली मेन मार्केट है यहाँ का, ये देख लो। और आपको यहाँ से एंट्री लेनी है, ये वाले गेट से। सो बेसिकली आप मेरे पीछे देख रहे हो ना,
सो बेसिकली आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है द्वारिकाधीश का मंदिर, और उसी रास्ते पे अगर आप आगे जाओगे, नीचे ढलान जो है वो उतर जाओगे, तो आप पहुंच जाओगे सुदामा सेतु। दिखाते हैं आपको। सुदामा सेतु भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है द्वारिका में। तो अगर आप मंदिर आते हो तो मंदिर से बस 100 मीटर के डिस्टेंस पर है सुदामा सेतु। ये रहा देखो, ये जो सामने है उसका नाम है सुदामा सेतु, और सामने उसका टिकट काउंटर है, ये रहा। तो यहाँ पर आप फ्री में एंट्री नहीं ले सकते, आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग सुदामा सेतु के ऊपर आ चुके हैं, और भाई साहब नज़ारे देखो यहाँ से मेरे पीछे, ये पूरा सुदामा सेतु और उसके आसपास समंदर, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारे। और आपको क्लियरिटी में थोड़ा चेंज दिखेगा क्योंकि ये वीडियो मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली में सुदामा सेतु का एंट्री गेट है ना, वहाँ से एंट्री लोगे, उसके बाद आपका कैमरा अलाउ नहीं, कैमरे से आप शूट नहीं कर सकते। सो इसीलिए अभी मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो चल जाएगा। पीछे पूरी की पूरी द्वारिका नगरी, और पीछे द्वारिकाधीश टेम्पल दिख रहा होगा आपको, देख लो। और इस जगह की एंट्री फीस की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर एंट्री फीस है, तो आपको 10 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से एंट्री फीस देनी पड़ेगी। और अगर आप फ़ोन से फ़ोटो वीडियो कुछ भी शूट करना चाहते हो तो उसके लिए कोई भी अलग से एंट्री फीस नहीं है, लेकिन पर पर्सन 10 रुपीज़ एंट्री फीस है यहाँ पर। ये देख लो, सुदामा सेतु को जस्ट क्रॉस करके आप समंदर तक पहुंच सकते हो, और यहाँ पर आप कैमल राइड भी एंजॉय कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अच्छा, कैमल राइड का क्या प्राइस है? 50 रुपये, समुंदर तक जाएगा, वहीं से रिटर्न आएगा। अच्छा, 50 रुपये। ओके, थैंक यू। 50 रुपीज़ चार्ज है कैमल राइड का। वैसे तो आप इस जगह को कभी भी विज़िट कर सकते हो, लेकिन शाम का टाइम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि क्या ज़बरदस्त हवा चलती रहती है भाई इधर। अभी इतनी ज़्यादा धूप है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो शाम के टाइम पे तो यहाँ पर जन्नत ही जन्नत होगी, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारे। और अभी मेरे आसपास कोई है नहीं, देख लो, इसीलिए मैं मास्क निकाल रहा हूँ। फिर कमेंट में ऐसा मत बोलना कि विदाउट मास्क चल रहा था। और यहाँ पर पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि जगह जगह पे बेंच रखी हुई है, आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे होगे। तो शाम के टाइम पे अगर आप यहाँ पर बैठने आओगे ना भाई साहब, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको। और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा चल रही है। तो आवाज़ में थोड़ा विंड ब्लास्ट आए तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार, लेकिन ज़बरदस्त जगह। और देख रहे हो राइट साइड पूरी द्वारिका नगरी है, ये देखो, ज़बरदस्त। और अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं द्वारिका बीच, द्वारिका के समुद्री तट पे। और भाई साहब ज़बरदस्त समुद्री तट है, मतलब ज़बरदस्त बीच है ये बोलते हैं ना वो शांत पानी, वो वाला नहीं है, ये बहुत ही ख़तरनाक वाला है। ये देख लो, आप उसके फ्लो से ही समझ सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त। और इसीलिए आपको एक भी टूरिस्ट यहाँ पर नहाते नहीं मिलेगा, और नहाना भी नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है वैसे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप द्वारिका घूमने आ रहे हो तो शाम के टाइम पे ही आओ। मेरा तो क्या है कि मुझे और भी सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर करने हैं, और ये मंदिर के पास में था इसलिए मैं यहाँ पर पहले आ गया। अदरवाइज़ आप जब भी आओ शाम के टाइम पे इस जगह को विज़िट करो। सो बेसिकली ये था द्वारिका बीच, और अभी हम लोग चल रहे हैं आगे। वैसे यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि इतनी मस्त हवा चलती रहती है, ठंडी ठंडी, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे टूरिस्ट प्लेस के ऊपर, वो कौन सा है दिखाते हैं आपको। सो अभी हम लोग एक्सप्लोर करने आ गए गोमती घाट, और उसके साथ में जुड़ा एक बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उसको विज़िट करने जा रहे हैं। मैंने आपको सामने वाली साइड से दिखाया था। सो अभी हम लोग पानी के उस तरफ थे, और सुदामा सेतु क्रॉस करके अभी हम लोग एक घाट के साइड पे आ गए। यहाँ पर ही गोमती घाट और दूसरे घाट आप लोग देख सकते हो, राम घाट, गोमती घाट। और यहाँ पर ही जो मैंने आपको वहाँ से दिखाया था ना एक प्राचीन पुराना मंदिर, तो वो मंदिर यहाँ पर ही है, थोड़ा ही आगे दिखाता हूँ। वो राम मंदिर सामने आपको दिख रहा होगा, वही मंदिर में हमें जाना है। तो बेसिकली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उस मंदिर पे, नारायण जी का मंदिर है ये।
और मैं इसी मंदिर की बात कर रहा था। आपको यहाँ से अंदर जाना है, ये देख लो, और समंदर के बिल्कुल पास में ही है, ये देखो। ये देख लो, जो मैंने आपको बताया था ना, बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है सामने की साइड से। बेसिकली हम लोग उसी मंदिर में खड़े हैं और यही है वो मंदिर, बहुत पुराना। और यहाँ पर आप मंदिर के साथ साथ तैरते हुए पत्थर को भी देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पर रखे हैं तैरते हुए पत्थर, और बेसिकली यही है वो मंदिर। तो बेसिकली वो वाली मंदिर में अभी हम लोग दर्शन करने गए थे, और इस वाले रास्ते से आप यहाँ पर ऊपर आके बैठ सकते हो। और सामने आपको लाइट टावर दिख रहा होगा, तो आप उधर तक भी जा सकते हो। और अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, वहाँ पर शाम के टाइम पे खाने पीने का छोटा सा बाज़ार भी लगता है। तो अगर आप द्वारका में नाइट स्टे कर रहे हो तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। और अभी बज रहे शाम के 4:30। एक्चुअली मैं दोपहर के टाइम में अपने होटल पे चला गया था, अपने रूम पे चला गया था, क्योंकि ऐसा कोई भी प्लेस था नहीं जो दोपहर के टाइम पे ओपन होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए हम लोग वापस निकल चुके हैं द्वारका को एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी के लिए हम लोग जाएंगे बेट द्वारका, उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को विज़िट करने वाले हैं, उसके बाद रुक्मणी देवी टेम्पल को भी विज़िट करने जाएंगे, और उसके अलावा अभी 2-3 और प्लेसेस हैं उनको विज़िट करने जाना है। लेकिन यहाँ से वो काफ़ी दूर है, इसीलिए हमें ऑटो रिक्शा करनी पड़ेगी। दिखाते हैं आपको। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग द्वारका से निकल चुके हैं और जा रहे हैं बेट द्वारका के लिए। एक्चुअली में बेट द्वारका का जो टाइमिंग है वो शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रहता है। तो उसके बीच में ही आपको बेट द्वारका को विज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको फेरी में बैठ के जाना पड़ेगा। आगे व्हीकल लेके नहीं जा सकते आप। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं रुक्मणी देवी मंदिर, उसके बाद जाएंगे बेट द्वारका, और रिटर्न में नागेश्वरम और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और उसके बाद गोपी तालाब को देखते हुए वापस द्वारका आने वाले हैं। और इन चारों प्लेसेस को घूमने के लिए हमने एक प्राइवेट ऑटो रिक्शा कर लिए। तो आप भी चाहो तो प्राइवेट ऑटो कर सकते हो, अदरवाइज़ शेयरिंग बेसिस पे भी यहाँ पर ऑटो चलती रहती है। 30 रुपीज़ में आपको द्वारका से बेट द्वारका पहुँचा देंगे। अदरवाइज़ मेरी तरह प्राइवेट ऑटो भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग सबसे पहले रुक्मणी देवी मंदिर जा रहे हैं, दिखा दें आपको। सो है गाइस, अभी सबसे पहले हम लोग पहुंच चुके हैं रुक्मणी देवी मंदिर, ये देख लो। तो बेसिकली ये है रुक्मणी देवी मंदिर, और द्वारका सिटी से महज आप 5 मिनट में रुक्मणी देवी मंदिर पहुंच जाओगे। ये काफ़ी पास में है, और इसी रास्ते से होते हुए आपको बेट द्वारका जाना है। यहाँ से ही आगे बेट द्वारका आप जा सकते हो। फाइनली अभी हम लोग रुक्मणी देवी मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और जा रहे बेट द्वारका के लिए। एक्चुअली ये मंदिर ओपन होने वाला था, इसलिए मैं वेट कर रहा था, लेकिन वो कब से बोले जा रहे हैं कि 10 मिनट, और अपने पास उतना ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि अपने को और भी सारे प्लेसेस कवर करने हैं आज। इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं अपने फ़ोन से शूट किया था। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से रुक्मणी देवी मंदिर से और जा रहे हैं बेट द्वारका के लिए। दिखाते हैं आपको। सो ये गाइस, फेरी में बैठ के फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेट द्वारका। और जैसे कि मैंने दिखाया, एक्चुअली में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था, इसलिए मैं वहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। अभी फ़िलहाल मैं फेरी में बैठ के बेट द्वारका पहुँच चुका हूँ। और इसके अगर चार्जेस की बात करें, 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से इसके चार्जेस रहते हैं, लेकिन हमने 50 रुपीज़ दिए, क्योंकि वहाँ पर इस टाइम पे बेट द्वारका आने के लिए ज़्यादा बोलते ना पब्लिक हो नहीं रही थी। तो एक बोट वाले भाई साहब ने बोला कि जितने लोग हैं उतनों को मैं ले जाऊँगा, 50 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा भरी हुई रहती है बोट। लेकिन खाली इसीलिए थी क्योंकि
कि हम लोगों ने 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से उनको दिए थे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेट द्वारका, दिखाते हैं आपको। दूसरी एक बात, बेट द्वारका एक्चुअली में एक आइलैंड है, तो आपको यहाँ पर फेरी में ही बैठ के आना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको फेरी में ही बैठ के आना पड़ेगा। ये जो आपको सामने एंट्री गेट दिख रहा है ना, ये मुख्य मंदिर का सबसे मेन मंदिर जो है बेट द्वारका में, उसका एंट्री गेट है ये। आपको यहाँ से एंट्री लेनी है। ये देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। सो हे गाइस, फाइनली अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करके निकल चुके हैं बेट द्वारका के मंदिर में। और यहाँ पर भी फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर शूट करके नहीं दिखा सका। लेकिन अंदर काफ़ी एक पुराना मंदिर है। और इसके पीछे की स्टोरी की अगर बात करें तो यहाँ पर भगवान जो कृष्ण थे ना, उनकी पत्नियों के साथ रहते थे। सोने की नगरी में यहाँ पर वो समंदर के बीच में रहते थे। ये एक्चुअली में एक टापू है, जैसे कि मैंने बताया, ये आइलैंड है। और यहाँ पर ही सुदामा जो थे उनको मिलने आए थे, और सुदामा जी जो थे वो उनके लिए चावल की भेंट लेके आए थे, इसीलिए इस जगह को बेट द्वारका के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रोनाउंस को चेंज करते हुए हम लोगों ने उसको बेट द्वारका बोल दिया। लेकिन एक्चुअल नाम इसका बेट द्वारका है, क्योंकि सुदामा जी जो थे यहाँ पर ही भगवान कृष्ण के लिए भेंट लेके आए थे, गिफ्ट लेके आए थे। सो अभी हम लोग वापस उसी फेरी में बैठकर जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग है वो। सो अभी फेरी से बेट द्वारका से वापस आ चुके हम लोग जेटी पे। और यहाँ पर हमको एक अंकल मिल गए जो हमारे सब्सक्राइबर थे। बेसिकली वो MP जबलपुर के थे, तो उनसे काफ़ी सारी बात हुई। और अभी हम लोग जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दिखाते हैं आपको। सो एक्चुअली में प्लान में थोड़ा चेंज है। अभी नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग जाने से पहले हम लोग आ चुके हैं गोपी तालाब। नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग के थोड़ा ही आगे है, तो अभी हम लोग उसको ही विज़िट करने आ चुके हैं। दिखाता हूँ मैं आपको कि एक्चुअली में गोपी तालाब है कैसा। ये देख लो, ये है यहाँ का एंट्री गेट। यहाँ से आपको एंट्री लेनी है और बिल्कुल सीधे जाना है, तो आप पहुँच जाओगे गोपी तालाब। सो देख लो, बेसिकली यही है गोपी तालाब। तो देखो यार, मेरे हिसाब से अगर बात करूँ तो देखो, अभी शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे। तो अगर आप द्वारका आ रहे हो और ख़ुद का व्हीकल लेके आ रहे हो, तो शाम के टाइम पे यहाँ पर बिल्कुल बोलते हैं ना, एकदम शांत और खुशनुमा माहौल रहता है। तो आप यहाँ पर अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आ सकते हो, क्योंकि बाजू में एक पुराना मंदिर है और आसपास बहुत सारे पेड़ है और ये तालाब है। तो आपको बोलते हैं ना, वो काफ़ी क्वालिटी टाइम मिलने वाला है, यहाँ पर अच्छा टाइम मिलने वाला है। तो शाम के टाइम पे अगर आप आओगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास उतना टाइम है नहीं, आप द्वारका सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही आए हो और आप खुद का व्हीकल लेकर नहीं आए, प्राइवेट व्हीकल में ऑटो में घूमते रहते हो मेरी तरह, तो आप यहाँ पर मत आओ। क्योंकि उस हिसाब से देखने चाहे तो यहाँ पर वो टूरिस्ट प्लेस, देखने लायक टूरिस्ट प्लेस ये है नहीं एक्चुअली में। सो बेसिकली यही था गोपी तालाब। और अभी हम लोग चल रहे हैं नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए, और उसके बाद रिटर्न द्वारिका। तो चलिए चलते हैं नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग और दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बड़ी भगवान शिव की स्टैच्यू। और देखो यार, एक दूसरी बात, अगर आप द्वारिका आ रहे हो और ये 4 जो टूरिस्ट प्लेस है वो कवर करना चाहते हो ना, तो आप एक सर्कुलर रूट में कर सकते हो। सबसे पहले आपको द्वारिका से जाना है रुक्मणी देवी टेम्पल, और उसी रूट पे आपको देखने को मिल जाएगा बेट द्वारका। बेट द्वारका से आप द्वारका के लिए रिटर्न जाओगे ना, तो उसी रास्ते में है गोपी तालाब, और उसके थोड़ा ही आगे है नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तो एक पूरा सर्कुलर रूट, ऐसे आओगे और ऐसे वापस जाना है। तो इन सर्कुलर रूट में चारों प्लेस कवर हो जाएगी। और ये रूट मेरे ख्याल से 60-65 किलोमीटर का होता है ना भैया? 65 किलोमीटर के आसपास का एक रूट रहेगा, आपका चक्कर रहेगा पूरा। उस चक्कर में आपके चारों टूरिस्ट प्लेस जो है कवर हो जाएंगे। सो हे गाइस, गोपी तालाब के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और अभी मैं मंदिर में दर्शन करके ही आया।
मंदिर के अंदर तो आपको पता ही है कि कैमरा वैमरा कुछ अलाउ होगा नहीं। और नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में मैंने पहले बताया था, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि एक्चुअली में भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना भारत में, उसमें से ये जहाँ तक मुझे पता है 99% 10वां ज्योतिर्लिंग है। और 12 में से एक तो है ही है, लेकिन ये 10वां ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से। तो द्वारिका के पास में ही है बिल्कुल, तो आप यहाँ पर भी दर्शन करने आ ही सकते हो। और द्वारिका जो भी टूरिस्ट आते हैं ना दर्शन करने के लिए, वो यहाँ पर आते ही आते हैं, क्योंकि भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है भाई, कैसे मिस कर सकते हैं। तो आप भी यहाँ पर इजीली आ सकते हो। और अगर आपको गोपी तालाब, रुक्मणी देवी मंदिर नहीं जाना है, तो आप सबसे पहले द्वारिका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आ सकते हो। उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली एक रास्ता जाता है जो बेट द्वारका की ओर जाता है, तो आप इन 2 प्लेसेस को कवर भी कर सकते हो।